Good morning to all of you. My name is Saiful Wali Khan, and in this faculty development program, today I will discuss with you stress strain curve for mild steel. ओके, तो आज जो है इस लेक्चर में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करेंगे और उसके बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील, तो इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, माइल्ड स्टील है. तो इस कर्व को बनाने से पहले हम जो है इन वर्ड्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि ये होते क्या है. ठीक है, तो माइल्ड स्टील का जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील है क्या. ठीक है, माइल्ड स्टील जो है एक डक्टाइल मटेरियल क्या है, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है. हम लोगों ने लोअर क्लासेस में 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं कि डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल है, वो मटेरियल जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम जब स्ट्रेच करें तो वो वायर के फॉर्म में जो है इलोंगेट हो जाए. मतलब किसी चीज़ को अगर हम स्ट्रेच करते हैं और वो डिफॉर्म इस तरीके से हो कि बिना टूटे जो है वो वायर की फॉर्म में तब्दील हो जाए या चेंज हो जाए, उसे हम जो है जनरली डक्टाइल मटेरियल कह देते हैं. लेकिन अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं तो डक्टाइल मटेरियल ही खाली इलोंगेट नहीं होते हैं, ब्रिटल मटेरियल में भी इलोंगेशन होता है. इलोंगेशन क्या, लेंथ इंक्रीज होना, वही तो इलोंगेशन होता है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल हमने डक्टाइल मटेरियल के बारे में पढ़ा कि वो मटेरियल जो है जो इलोंगेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वायर, वो डक्टाइल मटेरियल है. लेकिन ब्रिटल मटेरियल भी इलोंगेट होते हैं, तो क्या वो भी डक्टाइल मटेरियल है? वो नहीं है ना. तो एक डिमार्केशन होता है, एक डिफरेंस होता है डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल में कि कितना इलोंगेशन होगा तब डक्टाइल कहेंगे और कितना इलोंगेशन होगा तब हम उसे ब्रिटल कहेंगे. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 mm की लेंथ की कोई बार है, उसको मैंने कोई टेंसाइल लोड लगाया P अमाउंट का, और उसके बाद जो है इसकी लेंथ हो गई हमारे पास 103 mm. ठीक है, इलोंगेट होने के बाद जो है उसकी लेंथ हो गई 3 mm. तो अगर हम परसेंटेज में निकालें तो इसका इलोंगेशन जो है 3% हुआ. 100 थी ना, 3 बढ़ गई, तो इलोंगेशन कितना हुआ, 3%. तो अगर किसी मटेरियल में इलोंगेशन जो है क्या चीज, इलोंगेशन E वो लेस देन 5% है, तो वो ब्रिटल मटेरियल. मतलब हमने स्ट्रेच करा और वो 5% से कम पे ही फेल कर गया, मतलब हमने उसको करा तो ये 3 हुआ, फिर उसके बाद जो है ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब इलोंगेशन कितना हुआ, 5% से लेस हुआ, तो ये क्या हो गया, मटेरियल ब्रिटल मटेरियल हो गया. ठीक है, उसके बाद आता है सेमी ब्रिटल या इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल. अच्छा, ब्रिटल के बाद ही तो डक्टाइल आएगा. अच्छा, एकदम से डक्टाइल नहीं होता है, उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज होता है कि जिसमें जो है वो इंटरमीडिएट डक्टाइल होता है. मतलब ना ही वो ब्रिटल होता है ना ही वो कंप्लीटली डक्टाइल होता है, वो बीच का होता है जिसे हम इंटरमीडिएट डक्टाइल कहते हैं. तो उसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट डक्टाइल में इलोंगेशन क्या होगा, वो 5 से लेके 15% तक अगर इलोंगेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट डक्टाइल. ठीक है, और जिन मटेरियल में ये इलोंगेशन 15% से ज्यादा होता है उसको हम कैटेगरी में रखते हैं. किस कैटेगरी में, डक्टाइल मटेरियल की कैटेगरी. तो डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, फॉर डक्टाइल मटेरियल इलोंगेशन शुड बी ग्रेटर देन 15%. ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल क्या है, वो मटेरियल जिनको इलोंगेट करें और उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, वो वायर की फॉर्म में चेंज हो जाए और इलोंगेशन क्या हो, 15% से ज़्यादा हो, तो हम उसे डक्टाइल मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं. तो ये माइल्ड स्टील जो है ये हमारा डक्टाइल मटेरियल है. तो इसी का जो है हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है. ये डक्टाइल मटेरियल है. डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, हम समझ गए कि उसको हम जब उस पर फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो इलोंगेशन जो है उसमें होता है, मतलब ब्रेक नहीं होता है, थोड़ा इलोंगेट होने के बाद ही ब्रेक होगा. और इलोंगेशन कितना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा, तब हम उसे क्या कहेंगे, डक्टाइल मटेरियल.
डक्टाइल माइल्ड स्टील के बारे में हमें पता ही है माइल्ड स्टील क्या होती है। माइल्ड स्टील जो है ये अलॉय होता है किसका, आयरन और कार्बन का, ठीक है, और कार्बन जनरली 1.5% से लेस होता है, तब हम उसे स्टील की कैटेगरी में रखते हैं। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल इन विद मटीरियल्स एंड कॉन्टेक्स्ट। अब हमें बस इतना समझना है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, डायरेक्टली उसका कर्व प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो जैसे भी कोई हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ने का, इससे जो है हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या है, कोई भी मटेरियल है जैसे माइल्ड स्टील है, अगर हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम है क्या। जैसे हम कोई कोर्स करते हैं तो हमारा एम कुछ होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा एम डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए तो मैं MBBS करूँगा। तो ऐसे ही माइल्ड स्टील का कर्व हम प्लॉट कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें उसकी जो है माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज को निकालना है, उसके अंदर गुण क्या क्या है हमें वो निकालना है। तो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज माइल्ड स्टील की होती हैं वो इस कर्व से हमें मिलती हैं। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें माइल्ड स्टील से मिल सकती हैं? ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, टू एक्सट्रैक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमें मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिलता है यील्ड स्ट्रेस। मैं अभी ये बता दे रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा कर्व आता जाएगा उसमें जो जो पॉइंट्स आते जाएंगे मैं उसको डिस्कस करता जाऊंगा। अभी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यील्ड स्ट्रेस इससे निकाल सकते हैं। सेकेंड, हम अल्टीमेट स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मटीरियल का क्या होता है। उसके बाद जो है हम इलास्टिक लिमिट भी निकाल सकते हैं, डक्टिलिटी निकाल सकते हैं मटेरियल की, मटेरियल का रेजिलियंस निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हम टफनेस भी बता सकते हैं इस कर्व को देख के। कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे यील्ड स्ट्रेस हो गया, अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया, और डक्टिलिटी हो गई, रेजिलियंस हो गया, टफनेस हो गया। I am not going into the details of these properties. We will discuss it with the onset of the curve. लेकिन अभी हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कर्व को स्टडी करने का। तो क्या है कि हम जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की यील्ड स्ट्रेस मटेरियल का क्या होता है, और अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, डक्टिलिटी कितनी होती है, कितना इलोंगेट कर सकते हैं उसको, रेजिलियंस मटेरियल में कितना है, कितनी टफनेस है मटेरियल में, ये सारी प्रॉपर्टीज को हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम डायरेक्टली अपने प्लॉट करेंगे ग्राफ को, ठीक। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने अभी एक मेंबर बनाया AB, ये कोई रेक्टेंगुलर मेंबर है किसी माइल्ड स्टील का ही है, और इस पे जो है मैंने P अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया और इसको इलोंगेट करने की कोशिश करी, और इस पे मैंने जो है टेंसाइल लोड लगाया। ये टेंसाइल कर्व है, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड में क्या होता है कि हम जो है उसको एंड्स पे लोड लगाते हैं, और जो लोड होता है वो उसका डायरेक्शन जो होता है एक दूसरे के रिवर्स होता है, और वो जो है उसको इलोंगेट करने की कोशिश करता है, तो उसको हम जो है टेंसाइल लोड जनरली कहते हैं। तो उस पर हमने एक टेंसाइल लोड लगाया, ये P अमाउंट का लोड है, कुछ भी हो सकता है, 5 किलो न्यूटन का हो सकता है, 10 किलो न्यूटन का एक लोड लगाया उस पर। तो क्या है, जब हम किसी नॉर्मल नेचुरल सी बात है कि जब किसी चीज़ पे कोई लोड लगाते हैं तो वो इलोंगेट करता है, उसकी लेंथ चेंज होती है। जैसे हमने देखा है रबड़ को भी हमने रखा है, इलोंगेट करेंगे, उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। होता स्टील वगैरह में भी है, लेकिन इलोंगेशन बहुत कम होता है जो कि ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमें दिखता नहीं है, लेकिन इलोंगेशन तो उसमें भी होता है। एनी अमाउंट ऑफ एनी मटेरियल यू टेक, elongation can be seen in any material, but the amount of elongation is different in steel as compared to rubber. rubber में थोड़ा ज़्यादा होगा और steel में कम होगा, लेकिन elongation होगा। तो अगर हम ये इसमें elongation कर रहे हैं तो डिफॉर्मेशन के बाद भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में रहती है। इसका मतलब क्या है कि उस पे जो है अगर आप एक सेक्शन ले, एक सेक्शन लिया, अब मैं ये देखना चाहता हूँ इस सेक्शन पे क्या हो रहा होगा बॉडी, ये इक्विलिब्रियम में है ना बॉडी। तो अगर यहाँ पर मैंने कोई फोर्स लगाई है P,
और ये इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई फोर्स लग रही हो। ये फोर्स क्या है? ये बॉडी के अंदर की रेजिस्टिंग फोर्स है जो इलोंगेशन को रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक है, जैसे हम किसी बॉडी को इलोंगेट करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो इलोंगेट होती चली जाए, मतलब एनी अमाउंट ऑफ फोर्स पे बहुत ज़्यादा इलोंगेट हो जाएगी। कोई अंदर की रेजिस्टिंग फोर्स तो होगी ना जो उसको बैलेंस कर रही होगी। तो ये फोर्स जो है इस सेक्शन पे, जब मैंने इसको कट किया तो इस सेक्शन पे मुझे एक रेजिस्टिंग फोर्स मिली जो इस हमारी जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको बैलेंस कर रही है। इस को अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो जो है मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेस मिलेगा। तो स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे? स्ट्रेस को इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, और एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया तो हमारा प्रेशर होता है, लोड अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया तो हमारा प्रेशर होता है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस होता है। ये हम सबको पता है। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन तो बहुत सिंपल है। स्ट्रेन कहते हैं किसी भी चीज में डिफॉर्मेशन को या डायमेंशन चेंज हो जाए किसी बॉडी की। जैसे मैंने इसको इलोंगेट करा, से फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ जो है वो 100 mm है इनिशियली, इसको हम L0 से डिनोट करते हैं जनरली, L0 या L0 एट 0 पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मैंने L0 कह दिया। और इलोंगेशन के बाद जो है इसकी लेंथ हो गई फाइनल लेंथ जो कि मान लो 105 mm हो गई। तो अगर हम चेंज निकालें डेल्टा L तो वो क्या होगा? L फाइनल माइनस L इनिशियल, LF माइनस L0, वो हो जाएगा 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो 5 mm लेंथ चेंज हुई ना, तो यही 5 mm क्या है? स्ट्रेन है। स्ट्रेन बेसिकली क्या है? उसका डिफॉर्मेशन या उसकी डायमेंशन में चेंज। तो कोई भी बॉडी का अगर शेप या साइज चेंज होता है तो हम कहते हैं कि उसमें स्ट्रेन हुआ है। तो अब हम जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं माइल्ड स्टील के लिए। आई होप स्ट्रेस क्लियर होगा आपको, स्ट्रेन भी क्लियर होगा। माइल्ड स्टील तो पता ही है क्या होता है, पहले डिस्कस कर लिया था। अब हम जो है प्लॉट करते हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस को जनरली हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन लिया है और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लिया है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हम जो है इसको यूटीएम पे टेस्ट करते हैं माइल्ड स्टील को। किस पे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। किस पे? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूटीएम हमारी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। इसमें सिंपल इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पर जो है इसकी मोटर वगैरह होती है और यहाँ पर जो है जॉज होते हैं, और ये इन जॉज पे जो है हम अपने स्पेसिमेन को लगाते हैं। ये हमारा स्पेसिमेन होगा कुछ इस टाइप का। अच्छा, ये स्पेसिमेन होता है और ये जॉज होती है, यहाँ पर हम वाइस होती है उस पर हम लगाते हैं और ये इसको स्ट्रेच करती है। इसमें जो है हम डिफॉर्मेशन देने के लिए हम उस पर स्ट्रेन लगाते हैं, उसको खींचने की कोशिश करते हैं और हमें स्ट्रेस मिलता है और स्ट्रेन की वैल्यू हम वहाँ से लेते हैं। इस तरीके से यूटीएम पे हम इसको मतलब टेस्ट करते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। और उस को टेस्ट करने के लिए जो है हम इस मटेरियल को जो है एक स्टैंडर्ड मटेरियल में बनाते हैं। स्टैंडर्ड इसका स्पेसिमेन होता है। वो स्टैंडर्ड स्पेसिमेन जो है हम एएसटीएम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हैं। एएसटीएम स्टैंडर्ड क्या है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल। उसने जो हमें स्टैंडर्ड तरीका बताया है स्पेसिमेन को टेस्ट करने के लिए, उस तरीके से हम स्पेसिमेन को अपने
बनाते हैं और तैयार करते हैं। वो कैसा होता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का ये इस टाइप का कुछ शेप होता है। ये शेप जो है डंबल शेप जिसे कहते हैं, या कुछ डॉग बोन जैसा शेप नहीं है। तो इसे जो है हम डंबल शेप से भी जानते हैं और डॉग बोन शेप से भी नाम से जानते हैं। तो इस तरीके का ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम जो है शेप बनाते हैं। और इसमें जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होती है जिसको हम गेज लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गेज लेंथ। अच्छा, ये बनाते क्यों है इस तरीके से? कई बार ऐसा होता है जैसे अगर हम उसको स्ट्रेट बनाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पीसी ले लिया और हमने यहाँ से उसको जॉ में फिक्स कर दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है जहाँ से हमने फिक्स करा है वहीं से मटेरियल फेल हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जो लेस क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम चाहते हैं कि स्ट्रेस यहाँ पर कंसंट्रेटेड रहे और जो इलॉन्गेशन हो, जो चेंज और डिफॉर्मेशन हो, वो इसी जोन में हो। और इसी जोन को हम स्टडी करना चाहते हैं। यही हमारा जोन ऑफ इंटरेस्ट होता है। यही जोन इंटरेस्ट का जोन होता है, जोन ऑफ इंटरेस्ट है ये। इसको हम गेज लेंथ का नाम देते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है, और ये इसलिए ब्रॉड रखे जाते हैं और ये नैरो रखा जाता है ताकि हम इजीली उसको फिक्स कर सकें। तो इसलिए उसको ASTM स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको हम स्पेसिमेन को तैयार करते हैं लैब में। उसके बाद उसको हम टेस्ट करने के लिए लगाते हैं अपनी मशीन। स्पेसिमेन तैयार हो गया। स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है वो भी देख लिया। माइल्ड स्टील के बारे में तो हम लोग को मटेरियल साइंस में बता ही दिया जाता है। अब हम जो है कर्व को प्लॉट करते हैं। इनिशियली क्या होगा, हमने उसको यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर दिया अपनी मशीन में और हम इलॉन्गेशन कर रहे हैं उसमें, किसमें? अपने स्पेसिमेन में। ठीक है, अब इलॉन्गेशन जैसे जैसे करेंगे स्ट्रेस जैसे, अब क्या है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस को मैंने लिया y एक्सिस पे और स्ट्रेन को लिया है मैंने x एक्सिस पे। तो होता क्या है, हम बॉडी में जो है पहले स्ट्रेस नहीं लग रहा है, हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस जो है वो तभी आया जब हमने स्ट्रेन दिया। जब हमने स्ट्रेन दिया, उसको खींचा, जब हमने उसको लेंथ चेंज की, तभी बॉडी ने रेजिस्ट करा। तो ये जो है एक तरीके से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंडेंट है, इसीलिए हमने उसको x एक्सिस पे लिया और इसको y एक्सिस पे लिया। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम जनरली y एक्सिस पे लेते हैं और स्ट्रेन को हम x एक्सिस पे लेते हैं, जो कि डिफॉर्मेशन है या फिर लेंथ में चेंज है। ठीक, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो हमने अभी फिक्स कर दिया। इनिशियली जो है हमने बस फिक्स करा है, ना ही कोई स्ट्रेस है ना ही कोई स्ट्रेन है, तो इसको हम कह देते हैं 0 0। ना कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी 0 है और स्ट्रेन भी 0 है, हमने बस उसको फिक्स किया है। अब धीरे धीरे जो है हम उसको क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट करेंगे और लोड लगाना शुरू करेंगे, उसको खींचना शुरू करेंगे, उसमें स्ट्रेन पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से जाता है और स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलती है अप टू ए पॉइंट कॉल्ड ए पॉइंट तक, अप टू पॉइंट ए हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। कैसी लाइन? स्ट्रेट। क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, कोई इंक्लाइंड लाइन है हमें, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट रेट से स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो वेरी कर रहा है। मतलब क्या है कि जिस तरीके स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, सिग्मा जो है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, वो है प्रोपोर्शनल किसके? स्ट्रेन के। यानी कि इसको हम हुक्स लॉ से भी जानते हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। और इसको जो है, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ इक्वल टू का साइन लगाते हैं और ई एप्सिलॉन लिखते हैं। तो इसको जो है हम हुक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, इसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने उसको स्ट्रेन दिया
तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक ए तक क्या होता है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ए पॉइंट पर क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है दोनों प्रोपोर्शनल और हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। और ये उस लाइन की इक्वेशन है, ये कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन है जैसे हम पढ़ते हैं ना, x और y, यहाँ पर y एक्सिस और यहाँ पर x एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन है, ये कुछ इंटरसेप्ट है। तो ऐसे कोई तुमने इक्वेशन पढ़ी होगी, y = mx + c, है ना। तो ये क्या है, ये c जो है ये इंटरसेप्ट होता है और m जो है वो स्लोप होता है, x जो है x और y जो है ये हमारा जो है गवर्निंग इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ऐसे ही ये जो है स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है और वो स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन से गवर्न होती है, हुक्स लॉ जो हमें इक्वेशन देता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सिग्मा = E एप्सिलॉन। E क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो सिंपली क्या है, ये जो O पॉइंट है, O से लेके A तक जब इनिशियली हमने उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्ट हुआ तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा। ठीक है, दोनों का रेट अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये तो कुछ ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रेस तो ज्यादा बढ़ गया लेकिन स्ट्रेन कम बढ़ा, लेकिन बड़े तो दोनों है, प्रोपोर्शनल तो है, ठीक है, लेकिन इक्वली नहीं बढ़ेंगे, प्रोपोर्शनली बढ़ेंगे। ठीक है, तो अप टू सर्टेन पॉइंट जो है हमारा जो है ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होती है और वो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हुक्स लॉ से गवर्न होती है और उसकी इक्वेशन होती है सिग्मा = E एप्सिलॉन। ठीक, तो स्टार्टिंग में हमने जैसे जैसे उसे लोड दिया तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा किसके, स्ट्रेन के। मतलब जितना हमने स्ट्रेन दिया उसी के प्रोपोर्शनल स्ट्रेस जनरेट हुआ। मतलब जितना हमने डिफॉर्मेशन दिया, जैसे ये तो नॉर्मल सी बात है, जितना हम उसको स्ट्रेच करेंगे उतना ही तो रेजिस्टेंस वो शो करेगा। तो स्ट्रेस क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स ही तो है एक तरीके से। तो जितना हमने शुरुआत में क्या था, जितना हमने स्ट्रेस दिया उतना ही, जितना स्ट्रेन दिया उतना ही स्ट्रेस हुआ। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक यहाँ से फिर हमारा जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, कुछ चेंज हो, थोड़ा सा जो है मान थोड़ा कर्व हो गया और एक पॉइंट मिलता है हमें बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ, यंग्स मॉडुलस को मैं डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी कर्व पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब ए पॉइंट के बाद हमें मिला पॉइंट बी। बी पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फिर से देख लो, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हम प्लॉट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या है, 0 से O से लेके A तक क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन हुई जो गवर्न हुई किससे, हुक्स लॉ से। उसके बाद जो है हमारी लाइन जो है थोड़ी सी कर्व आ गया उसमें और हमें एक पॉइंट मिला B जिसको हमने कहा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, बेसिकली वो पॉइंट होता है कि जैसे मान लो मैंने ये यहाँ पर मान लो मैंने कोई लोड लगाया या स्ट्रेस लगाया जिसको मैंने कहा कि ये 50 मेगापास्कल स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पॉइंट देखूं तो इस पे मैंने स्ट्रेस कितना लगाया है, 50 मेगापास्कल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन जनरेट हुआ है, जब मैंने इसको कुछ स्ट्रेस खींचा होगा तो इसके अंदर कुछ विकृति, कुछ लेंथ में चेंज आया होगा, वो कितना होगा, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में आ जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा ना। इसको अगर मैंने ए कहा है तो ये सिग्मा ए हो गया, ये एप्सिलॉन ए हो गया, मान लो ये हो गया 0.5 mm। मतलब जब मैंने इसको 50 मेगापास्कल का उसको स्ट्रेस लगा के खींचा और उसमें स्ट्रेन जो है उसमें लेंथ जो इंक्रीज हुई वो 0.5 की हुई, और अगर मैंने इस पॉइंट पे स्ट्रेस हटा लिया, मतलब 50 मेगापास्कल का जो मैं लोड स्ट्रेस लगा रहा हूँ वो मैंने हटा लिया, तो क्या होगा, ये जो इलॉन्गेशन हुआ है, जो लेंथ में चेंज हुई है, वो लोड हटाने के बाद खत्म हो जाएगी। मतलब क्या है,
बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगी। जैसे अगर मान लो 100 mm थी और 50 मेगापास्कल लगाने पे वो 100.5 हो गई, तो इस स्ट्रेस को हटाने पे वो दोबारा से 100 हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें लोड रिमूव करने पे मटेरियल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल साइज और शेप को, उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो अप टू पॉइंट बी हम कितना भी स्ट्रेस लगाएंगे, ये जो है हमारा कर्व दोबारा से जो है स्ट्रेन खत्म हो जाएगा, हमारा जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के बाद हमारा बी पॉइंट होता है जिसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। कि इस लिमिट के अंदर अंदर अगर हम कितना भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाएंगे, मान लो ये 50 है, थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने और 55 कर दिया, उसके बाद फिर मैंने लोड हटाया, तब भी जो है इलोंगेशन जो है या डिफॉर्मेशन वो खत्म हो जाएगा अगर मैं इलास्टिक लिमिट से अंदर हूँ। बी पॉइंट है जो इलास्टिक लिमिट जिसको मैं कह रहा हूँ, ये मान लो 70 है, लेकिन 70 से जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा, मतलब 70 से ज्यादा मैंने स्ट्रेस किया, तो जो डिफॉर्मेशन होगा, जो लेंथ में इलोंगेशन होगा, वो परमानेंटली हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। तो बी पॉइंट के अंदर अंदर क्या रहता है, हम कोई भी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन जो है वो खत्म हो जाएगा अगर हम स्ट्रेस रिमूव कर लेंगे। तो ये तो हो गया बी पॉइंट। इसके बाद जो है हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। स्ट्रेस स्ट्रेट है, प्रोपोर्शनल है टू पॉइंट ए स्ट्रेस स्ट्रेन, जिसको हमने लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा। बी आया पॉइंट जिसको हमने इलास्टिक लिमिट कहा। इसके अंदर अंदर एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगाएंगे तो बॉडी को, जब स्ट्रेस रिमूव करेंगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को एक्वायर कर लेगी और इलोंगेशन या स्ट्रेन जो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारा एक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, इस तरीके से ये कर्व आता है और इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट होता है। उसके बाद कर्व कुछ इस तरीके से होता है, उसको आगे ड्रॉ करेंगे। यील्ड पॉइंट जो है ये अपर यील्ड पॉइंट है, बेसिकली सी पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट है। बी तक तो हम समझ गए इलास्टिक लिमिट है। अब क्या है, जब हम बियॉन्ड ई बी गए तो हमारा जो है मटेरियल जो है इलास्टिक लिमिट से बाहर आ गया। इसका मतलब अब अगर हम लोड लगाते हैं तो डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंटली हमारी बॉडी में परसिस्ट करेगा, वो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने लोड हटा लिया, बी के बाद का लोड अगर हमने बी से ज़्यादा लोड लगाया और उस लोड को हटाया तो डिफॉर्मेशन खत्म हो जाए। तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जो है मटेरियल जो है कैसा बिहेव करेगा, प्लास्टिकली। प्लास्टिकली मतलब डिफॉर्मेशन जो हुआ वो परमानेंट रह जाएगा मटेरियल में। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो इंक्रीमेंट रहेगा लोड हटाने के बावजूद। तो जैसे फिर हमने और लोड इंक्रीज किया तो हमें मिला सी पॉइंट। ठीक, सी पॉइंट पे क्या है, यील्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यील्डिंग फिनोमेना क्या है, यील्डिंग फिनोमेना क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाता हूँ कि होता क्या है। जैसे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में पास मतलब इनिशियली तो बहुत पास होते हैं और जो हम डिफॉर्मेशन कर रहे हैं उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, जैसे मॉलिक्यूलर की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। जैसे हम डिफॉर्मेशन कर रहे हैं लेकिन मॉलिक्यूल आपस में उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है ना, जिससे वो जुड़े रहते हैं। हम उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्या है, जैसे मान लो हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये इनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं और हम इधर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, जितनी हम फोर्स लगाते हैं P, उतनी ही मॉलिक्यूलर फोर्सेस रेजिस्ट करने के लिए लगाती है मटेरियल में शुरुआत में। तो इसीलिए जो है जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना ही रेजिस्टिंग फोर्स मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम सी पॉइंट पे आते हैं तो ऐसा होता है कि ये गैपिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। शुरू में तो जितना हम लोड लगा रहे हैं उतना ही मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे हैं तो बराबर होता है। इसीलिए जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते हैं वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अभी तक देखो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, लेकिन सी के बाद से
डाउनफॉल हुआ है। क्या हुआ है? डाउनफॉल हुआ है। मतलब हम अभी भी पी जैसे सी पॉइंट पे पहुंचे, हम लोड पी ही लगा रहे हैं, लेकिन अब क्या है, स्ट्रेस कर्व नीचे आ रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब अगर आप देखें तो ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस तो घट रहा है लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, स्ट्रेस के साथ साथ बढ़ने पे जो है स्ट्रेन भी बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से क्या हुआ है, डाउनफॉल आया है हमारे में। इसका मतलब क्या, स्ट्रेस घटा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर लेंथ से थोड़ा दूर चले जाते हैं तो ये लेंथ ऑफ जो रेजिस्टिंग फोर्स होती है वो थोड़ी लोड से कम हो जाती है। मतलब जितनी हम लोड लगा रहे हैं उससे जो है ये फोर्स जो है थोड़ी कम हो जाएगी। जब फोर्स कम हो जाएगी तो स्ट्रेस भी कम हो जाएगा।